हेलो दोस्तों, जून का पहला हफ्ता पंजाब के इतिहास में एक जख्म के तौर पर दर्ज है जिसे बुला पाना मुश्किल है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, वह ऑपरेशन जिसका मकसद सिखों के बेहद पवित्र गुरुद्वारे हरमंदिर साहिब से जरनैल सिंह भिंडरावाले व कुछ और सिख चरमपंथियों को हटाना था। दोस्तों, पंजाब जो देश का सबसे खुशहाल राज्य था, जहाँ हरित क्रांति हुई, जिसे देश का अनाज का कटोरा कहा जाता था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहाँ ये माहौल बन गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा ऑपरेशन करना पड़ा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ, पर आज हम खालिस्तान की मांग उठने से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार तक की पूरी कहानी को जानेंगे। कहानी शुरू होती है आजादी से भी लगभग 25 साल पहले। साल 1920 में श्रोमणी अकाली दल नामक एक संगठन बनता है। खुद को सिखों का प्रतिनिधि मानने वाला ये संगठन मानता था कि सिखों का अपना देश होना चाहिए। साल 1930 में ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज भारत से चले जाएंगे, तो पंजाब के अंदर ही अंदर ऐसी जनभावनाएं बनने और बनाए जाने लगी कि सिखों के लिए सिख होमलैंड होना चाहिए। इस बात को लेकर खुलकर कहने का मौका मिला साल 1940 में, जब लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाने की मांग उठाई। मौका देकर अकाली दल ने भी सिखों के अलग देश की मांग उठाना शुरू कर दिया। इसके बारे में मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी किताब सिखों के इतिहास में बारीकी से दर्ज किया है। वह कहते हैं कि सिख मानने लगे थे कि अंग्रेजों के बाद पंजाब पर सिर्फ उनका हक है। अलग सिख देश बनाने की मांग उठने को लेकर यह भी कहा जाता है कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो गंदी राजनीति की वजह से देश का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे का सबसे बड़ा नुकसान पंजाब को हुआ, क्योंकि पंजाब का एक सबसे समृद्ध हिस्सा लाहौर, जहां कभी पंजाबियों की हुकूमत चलती थी, वो पाकिस्तान में चला गया था। आजादी की लड़ाई में 80% से भी ज्यादा का योगदान देने वाले पंजाबियों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, और पंजाबियों स्पेशली सिखों में इसको लेकर बहुत नाखुशी थी, और यहीं से जन्म होता है खालिस्तान की मांग का। दोस्तों, इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि बंटवारे के बाद बड़ी संख्या में सिख, हिंदू और सिंधी पाकिस्तान से भारत आए, और पंजाबियों को अपनी संस्कृति और भाषा के वजूद की चिंता सताने लगी। एक बार फिर से मांग उठी, लेकिन इस बार मांग धार्मिक आधार पर नहीं, भाषाई आधार पर की गई। एक्चुअली 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। इसे देखकर अकाली दल ने भी दांव खेला और पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग कर दी। इसी मांग को बड़ी सफलता तब मिली जब 1 नवंबर 1966 को उस वक्त के पंजाब को भाषा के आधार पर विभाजित करके पंजाब और हरियाणा का गठन किया गया। इसके पहले के पंजाब का मौजूदा हिस्सा आज के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में शामिल था। ऐसे में उस समय पहले के पंजाब में सिखों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले कम थी। उस समय सिखों का मानना था कि पंजाब के संसाधनों पर पहले पंजाबियों का हक है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा हक और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इस प्रकार भाषा के आधार पर पंजाब के गठन के अलावा भी अभी कुछ मांगे बाकी थी। इन्हीं मांगों में से एक मांग थी खालिस्तान की मांग। साल था 1969 का। पंजाब विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर जगजीत सिंह चौहान विधानसभा चुनाव लड़े और हार गए। हारने के बाद वे ब्रिटेन चले गए और वहीं से खालिस्तान के लिए अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने वर्ष 1980 तक इसको लेकर बहुत प्रचार किया। ये सब कुछ चल ही रहा था कि वर्ष 1973 में अनंतपुर साहिब में अकाली दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें एक प्रस्ताव रखा गया। इसी प्रस्ताव को अनंतपुर मता के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में 7 मांगे थी। इनमें मुख्यतः थी चंडीगढ़ को पंजाब को दे दिया जाए, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार हो, केंद्र सरकार राज्य के काम में फालतू दखल न दे, सभी पंजाबी बोलने वाले एरियाज को पंजाब में शामिल करना। इसमें यह कहा गया कि पंजाब के संसाधनों पर पहला हक पंजाबियों का है। ऐसे में देश में बनने वाले बांध और नहरों पर उन्हें ज्यादा हक और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। कहा जाता है कि ये 7 प्रस्ताव ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव के पत्थर थे। इस प्रस्ताव का अकाली दल को बहुत फायदा हुआ। चुनाव हुए और अकाली दल को जीत मिली। ये सब कुछ चल ही रहा था कि जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय होता है। वर्ष 1947 में जन्मे भिंडरावाले हमेशा एक सिख पहनावे में रहते थे। शुरुआत में वह महज एक धार्मिक नेता थे। 1977 में उन्हें सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का मुखिया बनाया गया, और इसी समय कुछ ऐसा होता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले चर्चा में आ गए। 13 अप्रैल 1978 को वैसाखी के दिन सिखों और निरंकारियों के बीच खूनी झड़प हो जाती है। इस घटना में भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, असल में पारंपरिक रूप से सिखों का मानना है कि दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही आखिरी गुरु है, लेकिन निरंकारी सिख इस बात को नहीं मानते। इस घटना के बाद भिंडरावाले खूब चर्चा में आए। कहा जाता है कि उस समय के दौरान भिंडरावाले का जादू कुछ ऐसा चला कि उनके कहने पर ही लोगों ने बाल और दाढ़ी कटवानी बंद कर दी। यहाँ तक कि लोग सिगरेट और शराब पीना भी बंद करने लगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1975 से 77 तक देश में इमरजेंसी लगाई थी, जिसके कारण कांग्रेस की देश भर में किरकिरी हुई थी। उसके बाद कांग्रेस चुनाव भी हार गई और केंद्र में जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। पंजाब में भी अनंतपुर मते की वजह से माहौल अकाली दल के पक्ष में था और अकाली दल की सरकार बनी हुई थी। तब कांग्रेस को पंजाब में एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो अकालियों को उसी धार्मिक टोन में टक्कर दे सके जो धार्मिक टोन उन्होंने अनंतपुर मते के बाद बनाई थी। इसके बारे में वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब ट्रेजेडी ऑफ पंजाब में बताया है कि उस समय पंजाब की बागडोर
बागडोर संजय गांधी के हाथ में थी। यहाँ परंपरागत सिख दड़ा अकाली दल के समर्थन में था। ऐसे में संजय गांधी को लगता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को अकाली दल के सामने खड़ा किया जाए जो सिखों में खासी पकड़ रखता हो। ऐसा ही सुझाव पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने भी दिया था। कांग्रेस की ऐसे व्यक्ति की तलाश भिंडरावाले पर आकर खत्म हुई। बाद में वैसे कांग्रेस पर आरोप लगे थे कि उसने पंजाब की धार्मिक राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भिंडरावाले की हर संभव मदद की थी। फिर जनवरी 1980 को केंद्र में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई और पंजाब में भी एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बने। इसी समय 1977 को वैसाखी के दिन हुए झगड़े का फैसला आता है और बाबा गुरबचन सिंह को रिहा कर दिया गया। इसे देखकर भिंडरावाले बौखला उठे। 2 दिन बाद ही निरंकारी बाबा गुरबचन सिंह की दिल्ली में हत्या हो गई। जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों पर इसका आरोप लगा। दोस्तों, कहा जाता है कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री दरबारा सिंह ने इंदिरा गांधी की सरकार को कहा था कि भिंडरावाले को रोका जाए, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके पक्ष में नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि 1981 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और हरियाणा और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकारें थी, तो उस समय एक वाटर शेयरिंग यानी कि पानी बांटने को लेकर एग्रीमेंट साइन होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को सतलुज जमुना लिंक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। श्रोमणी अकाली दल इस लिंक बनाने के खिलाफ अभियान छेड़ देती है, जिससे कई अकालियों की गिरफ्तारियां हुई। ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी समय देश में जनगणना शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक ऐसा माहौल बनता है कि जैसे हिंदी भाषा के मुकाबले पंजाबी पिछड़ रही है और सिखों को इस बात का डर सताने लगता है। तभी पंजाब केसरी ने अपने लेखों में लिखा कि पंजाब में रहने वाले हिंदू हिंदी भाषा को अपनी मातृभाषा बताएं, ना कि पंजाबी को। इसका परिणाम ये रहा कि पंजाब केसरी के मालिक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। इस मामले में भिंडरावाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंजाब में गिरफ्तारी के विरोध में हिंसा शुरू होने के कुछ दिन बाद भिंडरावाले को पुलिस ने छोड़ दिया। लेकिन इस घटना के बाद भिंडरावाले का कद बहुत बड़ा हो गया था। एक पंजाबी भाषा का मुद्दा और दूसरा कांग्रेस का सतलुज जमुना लिंक प्रोजेक्ट। इन दोनों मुद्दों ने भिंडरावाले को अकाली दल के करीब ला दिया। अकाली दल के संत हरचंद सिंह लोंगोवाल और भिंडरावाले के बीच सहमति के बाद धर्मयुद्ध मोर्चे की शुरुआत हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 1973 के अनंतपुर साहिब प्रस्ताव की मांगों को पूरा करवाना था। जरनैल सिंह भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना ठिकाना बना लिया और वहां से आदेश जारी किए जाने लगे। कांग्रेस सरकार ने इस धर्मयुद्ध मोर्चे को रोकने की पूरी कोशिश की। 1983 में धर्मयुद्ध मोर्चे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले IPS अधिकारी ES अटवाल की गोल्डन टेम्पल में हत्या कर दी गई। पुलिस के अंदर भिंडरावाले का इतना खौफ था कि अपने अधिकारी की लाश उठाने के लिए 2 घंटे तक कोई पुलिसकर्मी उनके पास नहीं आया। इसके कुछ महीने बाद उपद्रवियों के द्वारा जलंधर के पास पंजाब रोडवेज की बस में घुसकर कई हिंदुओं को मार दिया गया। अब पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच एक अलग विवाद पैदा हो गया था। यही समय था जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। CM दरबारा सिंह की सरकार को इंदिरा गांधी ने बर्खास्त कर दिया। दूसरी ओर जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके कुछ समर्थकों ने हरमंदिर साहिब परिसर में हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा। इंदिरा गांधी कुछ अकाली लीडर्स के साथ मीटिंग्स भी करती है, पर ये मीटिंग्स तब खत्म हुई जब हरियाणा में सिखों के खिलाफ हिंसा शुरू हो गई। लगातार माहौल खराब होता देख 1 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले के 5 महीनों में तकरीबन 300 लोगों की जान जा चुकी थी। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़ को दी गई। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमा को सील कर दिया गया। हरमंदिर साहिब के अंदर रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई, लेकिन 5 जून 7 बजे तक सिर्फ 129 लोग ही बाहर आए। फिर 5 जून 1984 को शाम 7 बजे से सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून की सुबह यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे चरमपंथियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। देर रात जरनैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए और कुल 492 चरमपंथी और आम नागरिक मारे गए। घटना के बाद पंजाब का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। रक्षा मंत्री KP सिंह देव ने इंदिरा गांधी को ऑपरेशन सफल होने की जानकारी दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ये क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे बताया था कि इतनी मौतें नहीं होंगी। इस घटना के बाद सिखों के अंदर इंदिरा गांधी के खिलाफ बहुत गुस्सा था। इसी का नतीजा था कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की उन्हीं के 2 सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी गई। उसके बाद सिखों के खिलाफ दिल्ली में जो दंगे हुए वह हम सब जानते ही हैं। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की पूरी कहानी। क्या आपको लगता है कि इस ऑपरेशन को रोका जा सकता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।